हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक। और जनरली मैं ऐसे टॉपिक्स कभी डिस्कस करता नहीं। ज़्यादातर मेरा फोकस जो रहता है वो कंटेंट पे रहता है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। क्योंकि वैसे तो बहुत सारी वीडियोस एनसीईआरटी डिस्कशन पर बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेरीज मुझे मिलती हैं कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या ये मुझे पढ़ना जरूरी है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। कई सारे डायमेंशंस की इसमें बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, कौन कौन सी एग्जाम में कितना वेटेज होता है एनसीईआरटी का, बेहतर तरीका क्या है पढ़ने का। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है जब आप पढ़ते हैं, आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए या फिर क्या तरीका हो सकता है नोट्स बनाने का। ठीक है, अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो वो उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से दूर किया जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले चीज तो बात आती है यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट थिंग इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करता है। तो और ये सबको पता भी है जनरली, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको इजिली समझ में आएगा। अब आप बात करते हैं जैसे आप 11th या 12th की एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ते हैं, खास करके उसमें भी अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं और जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, क्योंकि देखिए कोई भी चीज होती है कि कॉन्टिन्यूएशन में होती है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे जाता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि 11, 12 क्लास यूपीएससी वालों के लिए लिखी गई है। बिल्कुल ऐसे एनसीईआरटी का पर्पस नहीं है। एनसीईआरटी का पर्पस ये है कि जो निचले कक्षाओं से जो लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लासेस से, वो आगे उनको वो पढ़ना है। ठीक है, भले क्वेश्चंस वहां से आते हैं तो हम भी वो पढ़ते हैं। तो हमारे डिफिकल्ट होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम डायरेक्ट वहां पे जंप कर जाते हैं। जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, जिनका ग्रेजुएशन या फिर जिसमें उनका बैकग्राउंड है, तो उनको ये तो ठीक है। लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो फिर प्रॉब्लम्स आती है कि सर मैंने एनसीईआरटी 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो डायरेक्ट उन्होंने 11, 12 पढ़ा। अगर आप 6 से क्लास से स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन होता है। 6 में कुछ मिला, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको 7 में मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको 8 में मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा 9 में मिलेगा। तो इस तरीके से चीज़ें ईजी से मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट लेवल तक पहुंचती है। ठीक है, तो पहला रीज़न जो होता है हमें नहीं समझ में आने का, ये यही होता है कि सीधा हम वहीं पर कूद जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करेगा, बशर्ते कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, लोअर क्लास से स्टार्ट करें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, अगर आपने कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन की है, एनसीईआरटीज के लिए करा रहे हैं वो, दैट फाइन। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कम से कम एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। नेक्स्ट, नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फॉर द टॉपिक्स ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। वही बात है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आप आगे के जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे वहां पर भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, साथ ही साथ एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें जीएस पूछा जाता है तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से। और मैंने यहाँ पर ऑन एन एवरेज एक अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया है कि आप यूपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, तो यूपीएससी में करीब 30% वेटेज जो होता है एनसीईआरटी का होता है। यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, चाहे आप मेंस की बात कर लीजिए। मेंस में भी खास करके जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें, सीधे के सीधे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं एनसीईआरटी से, या फिर उन क्वेश्चन को आप सीधे एनसीईआरटी से सॉल्व भी कर सकते हैं। या फिर जिन क्वेश्चन को आप सीधे सॉल्व नहीं कर सकते, उन क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्डर मटेरियल्स मिलते हैं एनसीईआरटी में। इवन 6 क्लास की एनसीईआरटी से भी आपको फॉर्डर मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जब हम एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ फॉर्डर मटेरियल्स मिलते हैं, एक एक, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन इस तरीके से मिलते हैं, जिसको आप आंसर में यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से पीसीएस की अगर बात करें तो पीसीएस में अप्रोक्स 50 to 60% आपको वेटेज मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से आप इनकी सिविल सर्विस वाली एग्जाम को छोड़ दें, पॉलिटिक एग्जाम्स की बात करें, जैसे कि एसएससी सीजीएल्स वगैरह हो जाते हैं, या फिर बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं इसमें 80 to 90% यहाँ पर आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंस आप इसका निगलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें तो एनसीईआरटी कौन कौन से हमें कवर करने चाहिए, इसकी हम बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12 तक कवर करेंगे, और तमिलनाडु क्लास की 11th में आपको एंशिएंट एंड मेडाइवल दोनों बुक मिल जाएगी। ये एक ही में है, एंशिएंट मेडाइवल अलग अलग बुक नहीं है, ये तमिलनाडु की 11th क्लास में एक ही है। अब यहाँ पर आता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या फिर तमिलनाडु बुक पढ़े। तो मैं मानता हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे इनकी ड्रॉबैक ये है कि इनमें चीज़ें सीक्वेंस में नहीं है, वो बिखरी हुई चीज़ें हैं।
ठीक है। और वहीं अगर आप तमिलनाडु बुक पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा, जैसे क्रोनोलॉजी होती है उस क्रोनोलॉजी के तहत उस बुक को लिखा गया है। आई पर्सनली बिलीव कि तमिलनाडु 11th क्लास एनसीईआरटी इज बेटर देन ओल्ड एनसीईआरटी इन टर्म्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, 11th क्लास में आपको आर्ट एंड कल्चर मिलेगा। ज्योग्राफी की बात करें अगेन 6 से लेकर 12 तक। पॉलिटी की बात करें तो 9, 10, 11 एंड 12। इकोनॉमी 9 to 12। साइंस की बात करें 6 to 12 10th एंड सोशल साइंस 6 to 12। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि साइंस का जो वेटेज है ये लगभग ना के बराबर में, खास करके स्टैटिक साइंस की अगर हम बात करें, यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। पीसीएस की अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनसीईआरटी साइंस को कवर करना, क्योंकि पीसीएस में अप्रोक्स मैंने देखा है 30 से 35 क्वेश्चंस भी आते हैं साइंस से। तो आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी में स्टैटिक साइंस का ये कोई वेटेज कुछ खास नहीं है, वो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और मेनली वो करंट से लिंक होते हैं। तो अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर यूपीएससी, साइंस को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये तो हो गया। ठीक है। अब हमें किस तरीके से एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरीके से हमारा नोट्स बनना चाहिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें, इनकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ये सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, जब हम स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते हैं तो हमारे यही सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडाइवल हिस्ट्री, और मेडाइवल हिस्ट्री के बाद आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके बाद आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूं, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया। कर्नवालिस आपको पता है, कर्नवालिस जब आए इसने बहुत सारी रिफॉर्म की, पुलिस रिफॉर्म था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। ठीक है। कोडिफाई किया चीजों को। इसने इतने सारे रिफॉर्म क्यों किए, वाई। ठीक है। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आपके पास इसका जो आंसर होगा वो एक आंसर ये होगा कि कंपनी जो है वो करप्ट हो चुकी है, उसके जो एम्प्लॉय है पर्सनल ट्रेड कर रहे हैं, ब्राइब लेते हैं। ठीक है। और कंपनी के काम पर वो ध्यान नहीं देते। तो इसकी वजह से क्या है कि कॉर्नवालिस को यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म करने पड़े। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, और इसका दूसरा एस्पेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन। कॉर्नवालिस कौन था? अगर हम आपको ने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कॉर्नवालिस कौन था और इसको इंडिया में क्यों भेजा गया और कॉर्नवालिस ने क्यों इतने सारे रिफॉर्म किए। दूसरा अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि रिंग फेंस की जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की, और रिंग फेंस की पॉलिसी के तहत जो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस लाया, ये क्यों लाया सब्सिडरी अलायंस, इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये आपको फ्रांस से जुड़ा हुआ है। ठीक। अब फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद अब यहां पे फ्रांस में देखेंगे कि नेशनलिज्म की जो भावना थी वो एकदम जोरों पर थी, और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से निकल के वेस्टर्न यूरोप के और भी कंट्रीज को अपने अंडर में ले रहा था। ठीक है। ब्रिटिश को खतरा था, क्योंकि ब्रिटिश के साथ अलावा और भी जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, कंपटीशन चल रहा था, और अमेरिका जा चुका था ब्रिटिश के हाथ से। ठीक है। ब्रिटिश अमेरिकन रिवोल्यूशन हो चुका था, तो वो अमेरिका जा चुका, उधर यूएसए जा चुका था। जो अफ्रीका था उसको तो हम डार्क कॉन्टिनेंट आज भी कहते हैं कि वहाँ के रिसोर्सेस अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इंडिया एक ऐसी कॉलोनी थी जिसको ब्रिटिश कभी खो नहीं सकते थे। यानी कि खो नहीं सकते थे का मतलब ये हुआ कि अगर खो देंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य ही खत्म था। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर नाम आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो उसका वहां पर आपको आंसर मिलेगा। तीसरी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ब्रिटिश को मराठास के साथ थर्ड वार क्यों करना पड़ा, रीजन क्या था? अगेन इसका रीजन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलेगा कि जो ब्रिटिश थे उनके पास से जो मार्केट था वो घट रहा था, वो खत्म हो रहा था, बाहर भी इंडिया में भी, जिसकी वजह से ब्रिटिश को मराठास के साथ थर्ड वार करना पड़ा। जो कि सेकेंड मराठा वार में ही उन्होंने अपना एक पपेट वहां पर किंग इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन कंप्लीट एनेक्शन नहीं किया था इन्होंने। लेकिन फिर कंप्लीट एनेक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी जवाब आपको एक पार्ट जवाब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारी क्वेश्चंस हैं,
वर्ल्ड हिस्ट्री आपको सबसे पहले पढ़ना जरूरी है मॉडर्न हिस्ट्री से, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके अधूरे रह जाएंगे। अधूरा अधूरा समझिएगा, सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट को ही आप बेहतर समझ पाइएगा। और वहीं जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप खास करके कांग्रेस के बनने के बाद, यानी कि 1885 के बाद, जब मूवमेंट ये पूरा जो 1885 से लेके 1947 तक का ये जो टाइम होता है, इस समय जो नेशनल मूवमेंट चलती है, यहाँ पर बहुत सारा इन्फ्लुएंस आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशियन रिवोल्यूशन हो, वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वर्ल्ड वार हो। तो वर्ल्ड वार का भी फर्क पड़ता है, चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट था, चाहे वर्ल्ड वार सेकेंड था। अगेन इसके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड वार को जानने के लिए। दैट्स वाई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले कभी भी, मॉडर्न हिस्ट्री कभी भी पढ़िए, उससे पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। देन सीक्वेंस साइंस, सोशल साइंस एंड इकोनॉमी। ज्योग्राफी को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, सोशल साइंस बाद में, क्यों, जैसे पॉलिटी वगैरह होती है। पॉलिटी भी, जैसे हमारी इंडियन पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम का, जो डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि वहाँ से भी कुछ लेगेसी थी जिसको हमने कंटिन्यू रखा अपने इंडिपेंडेंस इंडिया में भी। तो इस वजह से आपको पॉलिटी वगैरह भी पढ़ना है, वो हिस्ट्री के बाद पढ़ना है, तो सहूलियत होगी। इकोनॉमी अगर पढ़ते हैं तो इकोनॉमी भी आपको कहीं ना कहीं प्री इंडिपेंडेंस से जुड़ा होता है। तो वो जो चीज़ें चल रही हैं तो उसको हमने काउंटर करने के लिए आज़ादी के बाद 1950s के टाइम पर हमने कुछ रिफॉर्म्स किए। तो अगर हमें जानना पड़ेगा वो चीज़ें जो पहले हो चुकी थी, ठीक है। तो एक सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हम नोट्स की बात करते हैं कि नोट्स आपको कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री आपको क्लास 6 में भी मिलेगा, 7 और 8 में नहीं मिलेगा, और 9th और 10th में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री आपको मिलेगा 12th क्लास में, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु बुक होगी एंशिएंट की, ठीक। अब ये मान लीजिए 3 बुक होगी आपके पास एंशिएंट की। अब आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि पहले आपने 6 क्लास का पढ़ के नोट्स बना लिया, 12th क्लास का पढ़ के नोट्स बना लिया, फिर तमिलनाडु का नोट्स बना लिया। 3 अलग अलग नोट्स हो गए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बुक्स लिखे गए, ये करीब इनकी क्वांटिटी 40 से 45 है बुक्स है, अलग अलग। जैसे 11th में ज्योग्राफी की बात करें तो 2 बुक है, 12th में 2 बुक है। हिस्ट्री की बात करें हम 12th में तो 3 बुक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इस तरीके से कुल मिला के लगभग 40 से 45 बुक्स हो जाते हैं, जो कि खत्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो अब एंशिएंट हिस्ट्री का आप अलग अलग इस तरीके से 3 नोट्स बनाइएगा तो फ्रेगमेंट हो जाएगा ना, आपका नोट्स एक होना चाहिए, एक को पढ़ के जाए, वो चीज़ें याद रहेंगी। फिर आपको इनको क्या करना पड़ेगा कि ज्वाइन करना पड़ेगा, एक नोट्स में मर्ज करना पड़ेगा। तो पहले इन नोट्स को ना बनाए आप, इनको पढ़ें, यहाँ पर अंडरलाइन करें चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी बनानी है आपको, हार्ड कॉपी पहले नहीं बनानी है, किसी भी कीमत पर हार्ड कॉपी पहले आपको नहीं बनानी है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी बनानी है। अब इसमें आपको टॉपिक लेना है, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन, इसमें से इंडस सिविलाइजेशन में जो टॉपिक हुआ वो कुछ कंटेंट लिख दिया, इसमें इंडस सिविलाइजेशन से कुछ कंटेंट लिख दिया, और इसमें इंडस सिविलाइजेशन से कुछ कंटेंट लिख दिया हमने। तो ये हमारे इंडस सिविलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडस के बाद हम जब आते हैं ऋग्वेद टाइम में, तो इसमें से कुछ पॉइंट, इसमें से कुछ और इसमें से कुछ पॉइंट लेके उसका हमने ला दिया। तो इसलिए आपको सॉफ्ट कॉपी बनानी है कि कहीं अगर करेक्शन करना पड़े तो वो आसानी से आप कर पाए। हार्ड कॉपी में मुसीबत हो जाएगी, काटना पड़ेगा बहुत चीज़ें, कहीं कुछ छूट गया तो ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इस तरीके से आपको बनाना है। पहले आपको इंडिविजुअल नोट्स ऐसे ऐसे नहीं बनाने अलग अलग क्लास के, इस तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब बन जाए तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ सैंपल्स किए हैं, मैंने वैसे हार्ड कॉपी के सैंपल्स किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। अब मेरा काम ही ऐसा, मेरा काम ही टीच करना है, तो मेरे पास जो भी मटेरियल्स है वो पहले से बने हुए हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आपको एक बार सारा बना के रखना है, और उसके बाद 2-3 साल जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, जितने टाइम तक की, वो आपको काम आएंगे। और ये एनसीईआरटी मैंने बताया यूपीएससी से लेकर 1 डे एग्जाम तक, चाहे कोई भी एग्जाम जिसमें आप जीएस आ रहा है, सब में काम आएंगे। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद राजबुक। तो जैसे यहाँ पर आपको एक टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का देखने को मिलेगा, इंडियन सिविल सर्विस। इसका मैंने कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पर इवोल्यूशन है कि इंडियन सिविल सर्विस कैसे इवॉल्व होता है, ठीक है। तो पहले देखने को मिलेगा जो कंपनी के डायरेक्टर्स हुआ करते थे वो नॉमिनेट करते थे। उसके बाद कॉर्नवालिस आए, कॉर्नवालिस ने रिफॉर्म सिविल सर्विस में लेके आए। उसके बाद मैकाले का रिपोर्ट आया, मैकाले ने कहा कि भाई मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए। फिर डिमांड किया गया कि इंडिया में भी एग्जाम होना चाहिए। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंडियन को एक्सक्लूड करने के लिए उसके जो क्राइटेरिया होते हैं वो थोड़े से टफ बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है।
बाद में आप देखिएगा कि 1920s में फिर पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जाता है। तो इस तरीके से सिविल सर्विस का एवोल्यूशन होता है। अब रोल क्या है सिविल सर्विस का? टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि ये जो सिविल सर्वेंट थे वो इंडियन के फेवर में भी काम करे, तो यहाँ पर आपको कुछ 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, कुछ और सैंपल्स में दिखाता हूँ। जैसे ये धम्मा के बारे में, अशोका का धम्मा। तो अशोका का धम्मा क्या था? मेन पॉइंट्स, मेन एस्पेक्ट्स यहाँ पर मिल गए। अगर मुझे लिखना हो एग्जाम में कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना हो, प्रॉपर्टी के बारे में लिखना हो या अबाउट के बारे में लिखना हो, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये धम्मा कितना सक्सेस रहा, इसके बारे में यहाँ पर कुल 10 पॉइंट है। ये धम्मा का शॉर्ट कमिंग्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या थे, इसके बारे में यहाँ पर कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको मिल गए। ये धम्मा आज की सोसाइटी में कितना रिलेवेंट है, इसके लिए आपको यहाँ पर 5 पॉइंट मिल गए। अब मेंस में इससे ज्यादा क्या आएगा? ठीक है, धम्मा के बारे में लिखने के लिए आता है। और अगर इसे में कहीं मुझे लिखना है धम्मा के बारे में, कहीं इस तरीके से स्पिरिचुअल या फिर फिलोसफिकल टाइप का टॉपिक आ गया, तो आई हैव सफिशिएंट टॉपिक और कंटेंट टू राइट देयर। उसी तरीके से इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि ज्योतिराव फुले की बात की जाए तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, रेडिकल व्यूज इनके क्या थे, इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे, इनके सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या थे, वो कुछ हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर बात करके चैलेंजेस बिफोर इंडिया, इंडिया का आज़ाद होने के बाद इंडिया को एज अ नेशन बिल्ड करने के लिए इंडिया के पास क्या क्या चैलेंजेस थे, वहाँ पर यहाँ पर कुछ आपको एक्सटर्नल चैलेंजेस मिल गए, यहाँ पर कुछ आपको इंटरनल चैलेंजेस मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि कंटेंट जब आपका एक जगह पे रहता है तो आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, और जब आप एग्जाम में बैठिएगा और वो लिखने के लिए आएगा तो आपके दिमाग में वो पिक्चर आती है कि हाँ मैंने वहाँ पे लिखा था कि कुछ रीजंस थे कि किस तरीके से इंडिया को बिल्ड किया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स थे इंडिया के सामने एज अ नेशन बिल्ड करने की आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कुछ एक्सटर्नल थे या इंटरनल थे, वो पिक्चर आपके दिमाग में आएगा। लेकिन ये तभी होगा जब वो आपके रिसोर्स काफ़ी कॉम्पैक्ट हो, एक जगह पे हो, फ्रेगमेंटेड होंगे, 3-4 जगह एक ही टॉपिक पे 4-4 जगह पे बने हुए हैं, प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम आती है एनसीईआरटी के पढ़ने के समय। सबसे पहली प्रॉब्लम टाइम। मैंने कहा कि 40 से 45 बुक्स हैं एनसीईआरटी इंक्लूडिंग तमिलनाडु बुक। कम से कम 3 से 4 महीने लगेगा सिर्फ और सिर्फ आप अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो, कम से कम इतना लगेगा, बशर्ते कि आप क्रिस कैरेक्टर वाला ना हो। क्रिस बुक दिखता है, बुक पलटता है, वो तुरंत उसका खत्म। अगर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, तब तो आप, ऐसी प्रॉपर्टी है तब तो 1 घंटे में सारा काम खत्म, वो भी ज़्यादा है, नहीं तो आपको 3 से 4 महीने लगेंगे आराम से, और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि हम सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। कोई, किसी का स्पीड कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं, तो नोट्स भी बनाने में कम से कम 2 महीने तो आपको लगेंगे, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से बनाने हैं। और सिर्फ ऐसा तो ही नहीं कि बस एनसीईआरटी या पढ़िए। ठीक है, तो यानी कि देखेंगे कि पूरा का पूरा जो टाइम होगा वो करीब 6 से 7 महीने तो आराम से लेगा आपका एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, सर, पढ़ने के टाइम पे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इससे क्या होता है, मोटिवेशन लेवल हमारा जो होता है वो कम हो जाता है, हम एक ही चीज़ को नहीं पढ़ पाते। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेलीग्राम पे सर्च करते हैं कि 6 क्लास एनसीईआरटी नोट्स, 7 क्लास एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है, ज्योग्राफी नोट्स, पॉलिटी नोट्स, नोट्स ऑफ एनसीईआरटीज। उसके बाद हम वही काम करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि भले हमें कहीं से मिल भी जाए, लेकिन फिर भी हम पढ़ नहीं पाते उसको। हमारी जो स्टडी होती है, लेके हमने रख लिया, एक कंपाइल करके रख लिया एक फोल्डर में, नहीं पढ़ेंगे हम उसे। ठीक। दूसरी चीज़, जब आप खुद पढ़ते हैं किसी चीज़ को, एनसीईआरटी को 2 बार पढ़िएगा आप, तीसरी बार में जब उसका नोट्स बनाइएगा, तो यकीन मानिए कि आपने 3 बार तो पढ़ लिया, अगर आपने रिवाइज भी नहीं किया ना, तो ये ब्लैंक नहीं होगा आपका, वो कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा। 3 बार कम नहीं होता। लेकिन जब आपने डाउनलोड कर लिया है और जो भी आप पढ़ते नहीं हैं, तो उसमें तो कुछ आपको लगा नहीं, और एक बार भी आपने पढ़ा नहीं, तो उसका कोई मतलब है नहीं। इट इज़ काइंड ऑफ शायरी होगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, खुद पढ़िए, या फिर कहीं से डाउनलोड अगर कर लेते हैं तो उसको पढ़िए, रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मोर देन 90% स्टूडेंट्स, जिनका एनसीईआरटी कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, इवन 5 से 7 साल हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरा काम ही है पढ़ाना। ठीक, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, मतलब पंचवर्षीय योजना में वो चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका एनसीईआरटी कंप्लीट ही नहीं हुआ। यही होता है ना कि आप भटक जाते हैं, जब टाइम लगने लगता है, बोर होने लगते हैं, लेवल आपका मोटिवेशन लेवल कम होने लगता है, देन यू गो फॉर डाउनलोडिंग एंड दिस थिंग, उसके बाद में नहीं पढ़ना। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, मोर देन 90, इवन 98% स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीट द होल प्रिपरेशन टाइम एनसीईआरटीज। ये सबसे बड़ा डिजास्टर है। आप में से बहुत लोग होंगे,
कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, आप में से बहुत लोग कहेंगे एक बार मैंने पढ़ा है। एक बार पढ़ा है, कब पढ़ा है? पहले, जब काफी टाइम पहले पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा है। क्यों? याद रहता है क्या? नहीं याद रहता है तो उस एक टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी उन्होंने सारा कुछ पढ़ा नहीं होता है। 90% लोग आप लोगों में से एनसीईआरटी ने कंप्लीट नहीं किया। सॉल्यूशन क्या है इसका? खुद से कीजिए, 5 से 6 7 मिनट समय लगेगा, लेकिन खुद से करने का परिणाम हमने देख लिया। 5 7 सालों तक, ईयर्स की हम बात करें, मंथ की बात नहीं करें, लोग पूरे प्रिपरेशन टाइम उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते। ये बहुत कम लोग होते हैं, अप्रोक्स 1% और मैक्सिमम 2%, जो पूरी एनसीईआरटीज को विद नोट्स मेकिंग कंप्लीट करते हैं। एक बार करना है, 6 7 महीने का टाइम, उसके बाद जीवन सुखी है, लेकिन नहीं होता। दूसरा क्या है? कोचिंग। कुछ कोचिंग वाले हैं जो, अब मैं भी बात करूंगा, मैं भी वही पढ़ाता हूँ, तो ये क्या करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड कुछ कोर्स चलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का हमारा भी कोर्स है, हम एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स चलाते हैं। 75 डेज का कोर्स है, जिसमें सारी एनसीईआरटीज कवर करी जाती है। हाँ, मैं यूपीएससी के लिए साइंस की एनसीईआरटीज में कवर नहीं करता, क्योंकि मैंने बताया कि इसका कॉस्ट बेनिफिट है ही नहीं। क्योंकि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो तो करंट बेस्ड होते हैं, और जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं पेपर थर्ड में, वो भी करंट बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है साइंस का पढ़ने का, फिर उतना रिसोर्सेज आप लगाए। तो इसलिए साइंस को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट बढ़ते हैं उनका हम भी एनसीईआरटी कोर्स हमने स्टार्ट किया, वो आप लोग को, बहुत लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये है 75 डेज का है। सारा एफर्ट आपका कम करना है, आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स ही आपको पढ़ना है, समझ के पढ़ लीजिए, रट जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टाइम भी सेव, एफर्ट भी सेव, आपका भी काम, हमारा भी काम। ठीक है, तो कोर्स के बारे में मैंने यहाँ पर एक स्नैपशॉट यहाँ पर दिया हुआ है। 75 डेज का कोर्स है ये। ठीक है, 10 अप्रैल से लाइव कोर्सेज, एक लाइव क्लासेस इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। 100 सीट्स, एक बार सीट फुल तो मैं उसके बाद एडमिशन नहीं लेता। पहले आप देख चुके होंगे, चाहे वो मेंटरशिप का प्रोग्राम हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम हो। ठीक है, इन सब में लिमिटेड थी, क्योंकि मैं कितने लोगों को हैंडल कर सकता हूँ। अगर मुझे 1-to-1 मेंटरशिप देना है, मुझे 1-to-1 क्वेरी सॉल्व करनी है, तो एक लिमिट के बाद मैं हैंडल नहीं कर सकता। तो सीट लिमिट इतनी, तो एडमिशन क्लोज। सारी एनसीईआरटीज कवर होंगी 6 to 12। कौन सी? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें होंगी। साइंस नहीं होंगी, जो ट्रेडिशनल साइंस होता है वो नहीं होती। नोट्स आपको मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, जो आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, हर बुक यानी कि हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एक टेस्ट होगा आपका प्रीलिम्स के लिए भी, और एक टेस्ट होगा आपका मेंस के लिए भी। तो इस तरीके से जितने सब्जेक्ट होंगे उतने टेस्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग। ठीक है, नाउ डिस्काउंट भी है, एक्चुअल प्राइस इसका 6000 है, और 5 अप्रैल तक अगर आप पे करते हैं तो आपको 45,000, 6000 है और 4500 ही देना पड़ेगा। एक्चुअल है 6000, और 5 अप्रैल तक पेमेंट करते हैं तो 4500 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग मोड में ना जाइए, 5-7 वाले 5 वर्षीय 10 वर्षीय नीति आयोग और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ना जाइए, आप जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।